नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस सेंट्रल नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने वाले फैसलों पर भी चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि पिछले 8 से 9 सालों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को वन टाइम मौका दिया जाएगा। सरकार के द्वारा खेल नीति के तहत 2000 से 5400 उपलब्ध कराया जाएगा। ओलंपिक वर्ल्ड लेवल पर मेडल लाने वालों को राज्य में नौकरी का मौका मिलेगा। इसके अलावा खेल, पुलिस, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा, परिवहन विभाग में नौकरी दी जाएगी। खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली लाई जाएगी। प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है, इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों को आधा किराया माफ सरकार की ओर से। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होगी वहां मिलेगा लाभ। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा एक्ट। तो तमाम प्रोजेक्ट पर यहां पर बातचीत हुई है। पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे अब 3000 मीटर का होगा। एयरपोर्ट के लिए 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जाएगी सरकार के द्वारा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लगी है। जो विभाग इस भूमि के बदले मुआवजा चाहेगा वो मिलेगा। 1018 पॉली हाउस बनाने को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में 100 की बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा पॉली हाउस। विधानसभा सत्र का आयोजन को भी मंजूरी मिली है। माना जा रहा है सितंबर में 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच होगा सत्र। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। 26 सितंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे और 29 सितंबर तक प्रवास करेंगे। इस दौरान देवेंद्र यादव बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो 4 दिवसीय दौरे पर देवेंद्र यादव उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 26 से 29 सितंबर तक उत्तराखंड में रहेंगे और साथ ही साथ बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे। तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जीत का मंत्र भी उन्हें देंगे। फिल्म गदर 2 इन दिनों थिएटर में धमाल मचा रही है। इसी बीच फिल्म में पाकिस्तान जनरल का किरदार निभाने वाले मनीष वाधवा हरिद्वार पहुंचे हैं। दरअसल वो अपने ससुर शशिकांत सूरी की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तीर्थ पुरोहित के माध्यम से ब्रह्मकुंड पर अस्थि प्रवाह किया, जिसके साथ मनीष वाधवा ने पिंडदान कर्म भी किया। बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर जीत बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बागेश्वर से लौटते हुए कहा है कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव को भारी मतों से जीतने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से काफी परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार के बैनर फाड़ने के साथ ही साथ अन्य नेताओं को जबरन धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 16 सालों से एक ही परिवार वहां पर साम्राज्य में राज कर रहा था। बागेश्वर में कोई और परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग बागेश्वर में परिवर्तन चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर गंभीरता इस तरह के बयानों से साफ पता चलती है। कांग्रेस पूरा बागेश्वर उपचुनाव को जीतने जा रही है। हमारे पास चंपाव चुनाव का सबक है।
किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, उसके लिए हम लोग वहाँ तत्पर हैं। हालांकि अभी भी धमकियां देकर, लोगों के मकान तोड़ने की बात करके, उनके ऊपर पेनल्टी लगाकर कुछ रसूखदार लोगों को ज्वाइन कराने की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन आम जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, जो महंगाई से त्रस्त हैं, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं। एक रसूखदार की बेटी की 13 नंबर लगा के डॉक्टर बनने की खबर भी वहाँ है, और 80-90 नंबर लाने वाले गरीबों के बच्चे आज भी घर में बैठे हैं। पटवारी पेपर लीक को लेकर लोगों में आक्रोश है, अंकिता मर्डर केस को लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर नाराज हैं। अस्पताल से जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले 6 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र सरकार ने किया, उसको लेकर नाराज़गी है। महिला जो अस्पताल है उसकी दुर्दशा को लेकर वहाँ नाराज़गी है। और देखिए, लोकतंत्र में कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का मानने वाला किसी भी पार्टी में जा आ सकता है। ये उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। करण मेहरा जी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उनको पहले खुद को देखना चाहिए कि करण मेहरा जी को उनकी पार्टी में बागेश्वर उपचुनाव लड़ने के लिए कोई एक कार्यकर्ता नहीं मिला। बाहर से आयातित करके कार्यकर्ता लेके आए, बाहर के एक पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाने के लिए लेके आए, और इस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये गंभीर लोग नहीं है, और ना ही इनके अंदर गंभीरता दिखती है इनके बयानों में। आप इस प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, डराए धमकाकर। वो देना इस प्रकार से कोई सबूत की इस प्रकार की बातें हुई हैं। केवल बयानबाजी करना, बतौलेबाजी करना आज कांग्रेस के नेताओं का काम रह गया, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं का काम रह गया। ये अच्छी बात नहीं है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होते ही नगरवासियों के साथ ही साधु संतों ने भी जश्न मनाया। निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने इस मौके पर फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई दी। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को भेजे जाने वाले दिन से ही उसकी सफलता के लिए निरंजनी अखाड़े के साधु संत मायापुर में मनसा देवी चरण पादुका स्थल पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे, और जैसे ही शाम को टेलीविजन पर उन्होंने चंद्रयान की सफलता की लैंडिंग देखी, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि आज भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर दिया है। आज देश के वैज्ञानिकों के कारण देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, एक कदम और आगे बढ़ा है। इस सफलता के पीछे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को नहीं भूला जा सकता। उनके नेतृत्व में ही देश लगातार उन्नति कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा जो चंद्रयान पहुंचा है, हमारा पहला देश है जो कि हमारा चंद्रयान जो है चंद्रमा पे पहुंचा है। साउथ पोल में सबसे बड़ा, मतलब पहला हमारा जो चंद्रयान वहां पहुंचा है। इसलिए आप सबको बधाई, पूरे देश को बधाई, जितनी भी जनता है सबको बधाई देना चाहते हैं। और ये पूरा जो यश कीर्ति जो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, क्योंकि 2019 में जब हमारा चंद्रयान कुछ आपको बताइए कुछ फेल हुआ था, उस समय हमने देखा था प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने जो है जो उस समय के जो वो हेड थे उसको गले लगाया था और उसकी पीठ थपथपाई थी, डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा भारत तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो, प्रयास करो, आगे बढ़ो। आज जो है वो जीत हुई है। ये जीत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, पूरे भारत की जीत है। और ये अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है बहुत खुशी का दिन है, और आज का जो दिन है भारत में इस दिन को इतिहास के रूप में माना जाएगा। चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद से देश भर में जश्न का माहौल है। खुशी में एक और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ढोल धमाकों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग जश्न को मना रहे। इसी कड़ी में कर्णप्रयाग में भी लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं हरिद्वार में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद श्री गंगा सभा हरिद्वार के जरिए मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की गई। हर की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं के बीच मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई।
अगली खबर हरिद्वार से है। आगामी रक्षाबंधन की तिथि को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब को लेकर श्री गंगा सभा के द्वारा एक पहल की गई है, जिसके तहत श्री गंगा सभा ने ज्योतिषाचार्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ज्योतिषाचार्यों के द्वारा निर्णय सिंधु धर्म, सिंधु व्रत, सिंधु भविष्य, महापुराण व्रत, राज ग्रंथ को लेकर आपसी विमर्श के बाद ये तय किया गया कि आगामी रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाना है। ये शास्त्र सम्मत है। इस दौरान वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सभी ग्रंथों पर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसका सही समय रात्रि 9:04 होगा। साथ ही ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी ने बताया कि भद्रा उतरने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकेगा। पहली बार त्योहारों की 2 तिथियों की वजह से असमंजस देखने को मिल रहा था। ऐसे में असमंजस समाप्त करने के लिए उन्होंने ये विचार विमर्श किया है कि 30 तारीख को 10:58 तक भद्रा चतुर्दशी है। चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा शुरू हो रही है। अनेक शास्त्रों का मंथन किया गया और उसका निष्कर्ष यही है कि उपाकर्म में भद्रा का निषेध नहीं है, रक्षाबंधन में भद्रा का निषेध है। अतः 30 तारीख को 10:58 के बाद उपाकर्म किया जाएगा और 30 तारीख को ही रात में 9:04 के बाद, या आप अपना पंचांग देख सकते हैं, जब भद्रा उतर रही हो, भद्रा उतरने के बाद रात में रक्षाबंधन होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही विषय रहा है और पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर त्यौहार को लेकर एक संशय समाज में व्याप्त रहता है और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में एक भ्रम तो उत्पन्न होता ही है, कहीं ना कहीं आस्था को भी उनकी चोट पहुंचती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमने आज ये शुरुआत की है और हरिद्वार, जो हमारी गंगा सभा की विद्वत परिषद है, उसके साथ साथ पूरे हरिद्वार से हमने जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनको बुलाया है और एक तार्किक रूप से शास्त्रार्थ हुआ है और सभी जो धर्म, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करने के उपरांत इस बात पर आज एक सहमति बनी है कि किस दिन जो है, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो किस दिन रक्षाबंधन मनाई जाए और ये स्वीकृत सभी को है कि 30 तारीख को ही उपाकर्म भी होगा और रात्रि 9:04 पे भद्रा जाने के बाद जो है रक्षाबंधन मनाई जाएगी। पौड़ी शहर के श्रीनगर रोड में करीब 30 सालों से राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की भूमि पर 32 छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं। इन सभी दुकानों की मदद से लोगों की आजीविका चलती है। वहीं जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से इन सभी 32 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था कि जल्द से जल्द अपनी दुकानों पर रखा सामान हटा दें, क्योंकि अतिक्रमण के दौरान दुकानों को ध्वस्त किया जाना है। वहीं आज जब जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो महिलाओं ने जमकर प्रशासन का विरोध किया। साथ ही नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही इस मामले में सही फैसला न लेने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी ये दुकान है जो भी है, 36 साल हो गए। मेरे बड़े बच्चे के पेट में अल्सर है, छोटा बच्चा भी मेरा बीमार है, 4 साल का मेरा पोता है। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी दुकान टूटेगी तो मैं यहाँ पर दिन रात बैठूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी किसी भी हाल में। मैं जब ये आंदोलन हुआ कलेक्टेट में चढ़ी थी, जहर की शीशी मेरे पास थी, ठीक है, मैं वहाँ भी मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, ये लोग मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर या तो मुझे पैसा चाहिए, या तो मुझे जगह चाहिए दुकान के लिए, या तो मुझे कुछ मेरे बच्चे को, छोटे वाले को, बड़ा वाला बीमार है, छोटे वाले को नौकरी लगा दो, वो अनपढ़ है, उसको पढ़ा भी नहीं पाई। मैं अगर मरूंगी यहाँ पर तो मैं तो आज से घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बहुत बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी। आज हमको इससे बढ़िया तो बादल फट जाता और हम सब कट्ठे मर जाते। हम तो आज सड़क में आ गए हैं, कहाँ से कौन करेगा हमारा रोटी कपड़ा। बच्चे पढ़ रहे थे, मकान मालिक हमको कल से निकाल देगा कमरे से बाहर, कहाँ जाएंगे हम, कौन करेगा हमारी भरपाई। दुकान हमारा रोजगार से हम बेरोजगार हो गए, कहाँ जाना है हमने। अब सरकार हमारी सुने और हमें जल्दी से जल्दी रोजगार दे, या तो हमारे बच्चों को रोजगार दे। हमारे तो कोई भी नहीं है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मेरे हस्बैंड है, जिनकी दुकान है, कहाँ जाए हम, बताओ आप, वो सरकार बताइए हमें। हाँ, अतिक्रमण हटाने का कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है। तो जहाँ जहाँ चिन्हित अतिक्रमण है उसको हटाने का काम प्रारंभ कर दिया, जहाँ जहाँ भी होगा उसको हटाया जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, उच्च अधिकारी के आदेशानुसार ये कार्य किया जाएगा। उनकी जहाँ तक अगर कुछ संभावना होगी तो हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे, कहीं संभावना होगी तो उनको विस्तारित करने की कोशिश प्रयास किया।
ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस हमें मिले हैं और 5 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे काउंटर एफिडेविट है उसकी हेयरिंग की डेट है, तो उससे पहले हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे और रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे, तो नोटिस देने के बाद में अभी अराउंड 34 शॉप्स जो हमारी NH पे हैं उन्हें उनके डिमोलिशन या उनको हटाए जाने की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक प्रदेश की महिलाओं को राज्य के विकास के लिए उनका अहम योगदान रहा है। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश की महिलाएं अपना सर गर्व से उठा सके। लेकिन कांग्रेस सरकार के प्रयास तेरह महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बीजेपी अब महिलाओं से चुनाव में वोट मांगने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार के महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। इस योजना के माध्यम से उन सभी बहनों को मार्केटिंग जो है ब्लॉक स्तरों पे प्रोवाइड करेंगे और वो अपने उत्पादों को जो है, जो बहनों को विशेषतः एक प्रॉब्लम रहता था क्योंकि मार्केटिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, उनको खुद के स्तर से ही विपणन करना पड़ता था। तो अब उसके लिए सरकार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें महिलाएं जो हैं सभी उत्पादों को अपनी बिक्री करवा सकती हैं। तो सचिवालय में भी ये हमारा 24 कल से जो है शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद रक्षाबंधन तक ये पूरा चलेगा स्टॉल और विभिन्न ब्लॉक स्तरों पे हम लोग ये प्रदर्शनियां करवाने जा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में भी महिलाओं को 30% का जो है आरक्षण दिया। विभिन्न योजनाएं जो है उनके सशक्तिकरण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी कि रक्षाबंधन पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक भाई के रूप में बहुत अच्छा तोहफा महिलाओं को देने जा रहे हैं। ये फर्जी डायलॉग्स हैं। हाथी बरगला में मंत्री के घर के बगल में अभी 1-1.5 सप्ताह पहले एक लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है। बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने हरिद्वार में क्या किया आप सबने देखा है, जनता के दबाव में उस पर FIR बाद में होती है। उत्तरकाशी जनपद में अकेले 4 SC/ST की बेटियों का बलात्कार होता है और उनको आज तक 1.5 साल में मुआवजा नहीं मिला है। ममता हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, अंकिता हत्याकांड, कितने गिनाए। और खाली नारे लेके सशक्त करना, सशक्त तो ये किसानों को भी कर रहे थे जिसमें 700 किसान आंदोलन में मर गए और 5 किसानों को बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया।
और महिलाओं के सशक्तिकरण करने वाले बताए ना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग दिल्ली में क्या किया है, सबने देखा है। मणिपुर में आपने महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाली आपकी सरकार, आपने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री भी 2 महीने बाद बोलते हैं, तो ये सशक्तिकरण है क्या महिलाओं का? इन सब बातों को लेकर जनता जागरूक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिलाओं को सशक्त करने के विजन से प्रदेश की महिलाओं को पंख लगने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा महिला सशक्तिकरण रहने वाला है, जिसके लिए दोनों पार्टियों ने अपने वाद विवाद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान का जिक्र कर उसे राजनीतिक हिस्सेदारी दिला पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। रेरा एक्ट की बारीकियों और किसानों को उनकी खेती के मुताबिक सटीकता से रेस एक्ट को लेकर सवालों के जवाब देने के लिए प्रशासन की तरफ से पहल की गई है। प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के साथ हिम्मतपुर ताला पहुंचे और किसानों को रेरा एक्ट से लेकर विस्तृत जानकारी दी। हालांकि किसानों के सवालों पर प्रशासन बैकफुट पर नजर आया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 25 अगस्त को किसानों के साथ बैठक कर तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वहीं किसानों ने कहा कि वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कि हमने इनको दिखाया था, आप भी तो मौजूद ना, ये वहां भी सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दे पाए। दरअसल ये जल्दीबाजी में जो बनाया है रेरा और ये प्राधिकरण कानून जो है, इसमें साफ साफ भू आती है कि किसी बिल्डर को एक साथ क्लब करके जमीन किसानों की देने की तैयारी चल रही है, जिसका पुरजोर हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, हम आपसे एक बात और कहते हैं, हम प्रेस मीडिया के माध्यम से कहते हैं, ये हमें विकास विरोधी बता रहे हैं ना, मैं दे रहा हूं इनको सोल्यूशन। ये इन्होंने अगर ग्रेडेशन करा लिया होता, पूरे हल्द्वानी शहर का ग्रेड वाइज जमीन का ग्रेडेशन करा लिया था, सेक्टर वाइज जमीनों का ग्रेडेशन करा लिया होता, सेक्टर बांट दिए होते, ग्रेडेशन बांट दिए होते, फिर जाकर रेरा और प्राधिकरण लागू होते, तो ये बवाल नहीं होता। तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि रेरा में जो इन्होंने कानून निकाला है, 30 फीट की रोड नहीं दे सकते हैं कोई भी किसान, क्योंकि 30 फीट की चौड़ाई खेत की है ही नहीं, तो कैसे देंगे हो। सन 2005 में जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी भू अध्यादेश लागू हुआ था। हमने कहा था उस समय, तिवारी जी के पास गए थे हम, 18-19 ग्राम प्रधान, हमने तिवारी से कहा था यदि आप इसको वापस नहीं लेंगे तो पूरे पानी के टैंकी में जहर घोल दीजिए और सबको मार दीजिए, क्योंकि हमको ना पानी मिलता, ना वहाँ खेती होती है, पथरीली जमीन है, हम बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने केशव नगर कॉलोनी में शराब तस्कर को अवैध शराब की भट्टी चलाते हुए पकड़ा है। पुलिस को मौके से कच्चा शराब बनाने के उपकरण के साथ 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए लक्सर के एएसआई अंकुश शर्मा ने बताया कि लक्सर के केशव नगर मोहल्ला निवासी कुछ ग्रामीणों को मोहल्ले में शराब की दुर्गंध महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी लक्सर कोतवाली पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक घर में भट्टी लगाकर कच्ची शराब तैयार की जा रही है। पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रविंद्र कुमार बताया है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को लेकर कांग्रेस ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने देखा था, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रयास सन 1969 से चल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाभा जी के साथ मिलकर इसरो की स्थापना की थी। जितना आज हम राजनीतिक संगठन को याद करते हैं, उतना ही महत्व आज के समय में भाभा जी का भी है, जिसकी वजह से आज इसरो इतना बड़ा संगठन बनकर खड़ा हुआ है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।